बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइप्स ऑफ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें नंबर सीक्वेंस सीरीज ऑफ नंबर्स। आज हम इन सबको डिस्कस करेंगे, तमाम टाइप्स को। अगर आप इन टाइप्स को एक दफ़ा समझ लेते और इन्हें प्रैक्टिस कर लें तो आपका वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहली टाइप नंबर सीक्वेंस को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर सीक्वेंस आ जाती है। नंबर सीक्वेंस उस वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को कहते हैं जिसमें किसी भी नंबर में एक नंबर ऐड हो तो वही नंबर आगे नंबर में ऐड होता है। जिस तरह भी 2 में अगर हम देखें तो कितने नंबर ऐड हो रहे हैं, +2। आगे 6 में देखें तब भी +2 ऐड होगा। अगर 8 में हम चेक करें तब भी +2 ऐड होगा। तो ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा +2 के साथ। मतलब आगे इसमें मतलब ये +3 नहीं होगा या +4 नहीं होगा। तो इसे कहते हैं नंबर सीक्वेंस, क्योंकि इसमें एक सीक्वेंस होती है। +2 ऐड हो रहा है तो वो कंटिन्यूसली जाएगा +2 के साथ। आगे जब हम +2 ऐड करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो नंबर सीक्वेंस उस नंबर को कहते हैं जो कि चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है। यहाँ पर +2 हमारे पास कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट ऐड होगा आगे नंबर में। तो नंबर सीक्वेंस इस तरह इस नंबर को कहते हैं। तो अभी जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास 10 है, क्योंकि +2 ऐड हो रहा है एवरी नंबर में। तो इसे कहते हैं नंबर सीक्वेंस। अभी नेक्स्ट जो हमारे पास सीक्वेंस आ रही है वो है 7, 16, 25, 34 और 43। अब यहाँ पर हमने चेक करना है कि 7 और 16 में कितने ऐड हो रहे हैं। तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो यहाँ पर 9 ऐड हुए हैं तो क्या है 16। यहाँ पर 25 में और 34 और 43 में भी 9 ही ऐड हो रही हैं। ये कांस्टेंट है, क्योंकि अभी 34 और 43 का गैप चेक करें। 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43। तो यहाँ पर कितने ऐड हो रहे हैं 9। तो आगे भी कांस्टेंट ही रहेगा, 9 ही ऐड होंगे। तो 43 से आगे हम 9 गिनेंगे तो 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52। तो जब हम 43 में 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 52। तो इन सब में 9 ऐड हुआ है, तो इसे कहते हैं नंबर सीक्वेंस। तो अभी हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है 52 और इसमें ऐड 9 इन एवरी नंबर। 9 ऐड हुआ है हर नंबर में, तो हमारे पास 52 आंसर आया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है सीरीज ऑफ नंबर्स। सीरीज ऑफ नंबर्स में अगर यहाँ पर कोई नंबर ऐड होगा तो वो आगे चेंज होगा, वो कांस्टेंट नहीं होगा। जबकि नंबर सीक्वेंस में कांस्टेंट रहता है, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं रहता। अभी मैं आपको समझाता हूँ। 1 और 3 के दरमियान कितना गैप है, और 2, 3 मतलब यहाँ पर 2 ऐड हुए। 3 और 7 में 4, 5, 6, 7 4 ऐड हुए। 7 और 13 में 8, 9, 10, 11, 12, 13 यहाँ पर 6 ऐड हो रहे हैं। मतलब कि +2 ऐड हो रहा है। मतलब अगर 2 से इंक्रीज भी कर रहा है तो उसमें आगे जाके +2 ऐड हो रहा है। जिस तरह भी 4 है तो उसमें आगे जाके +2 ऐड हो रहा है, वो 6 हो गया। तो यहाँ पर आगे हमारे पास क्या आएगा 8 आएगा, फिर आगे हमारे पास क्या आएगा 10 आएगा। तो अभी 21 में आगे क्या हमने ऐड करना है 10 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 31। तो अभी करेक्ट आंसर जो है वो है 31, क्योंकि हमने हर नंबर में +2 इंक्रीज हो रहा है और उसमें ऐड भी हो रहा है। जिस तरह +2 मैंने 1 और 3 में 1 में ऐड किया, तो आगे +2 ऐड करूँगा, मगर आगे +2 और ऐड करूँगा उसमें तो वो +4 हो जाएगा। फिर आगे +4 में +2 और ऐड करूँगा तो +6 हो जाएगा। मतलब ये आगे इंक्रीज करता जाएगा +2 ऐड करने से। तो जब 21 में हमने +10 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 31। नेक्स्ट हमारे पास सीरीज आ जाती है 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4। यहाँ पर आपने सबसे पहले चेक करना है ये 1 है, फिर 6 है, फिर डिक्रीज हो गई, फिर इंक्रीज हुआ है, फिर डिक्रीज हुआ है, फिर इंक्रीज हुआ है, फिर मतलब रिमेन सेम हुआ है। तो इसको आपने दूसरे एंगल से देखना है। यहाँ पर आप सबसे पहले आपने 1, 2, 3 और 4 यहाँ पर चेक किया, एक सीक्वेंस जा रही है।
फिर यहाँ से 6, 5, 4 और ये भी एक सीक्वेंस जा रही है कि 6, 5, 4 की एक सीक्वेंस है और एक है 1, 2, 3। तो यहाँ पर दो सीरीज़ है, एक 1, 2, 3, 4 की और एक 6, 5 और 4 की सीरीज़ है। तो 1, 2, 3 और 4 आगे जो वो यहाँ पर आएगा नंबर, वो तो हमें फाइंड नहीं करना। तो 6, 5 और 4 और यहाँ पर 4 के बाद जो नंबर आएगा वो हमने फाइंड करना। तो अभी 6, 5, 4 और यहाँ पर नंबर जो आएगा वो हमने फाइंड करना है। तो 6 के बाद क्या आया, 5 आया, 5 के बाद 4 आया, तो यहाँ पर -1 हो रहा है, मतलब सब्ट्रैक्शन हो रही है -1 की। उसके बाद फिर -1 हो रहा है और उसके बाद फिर होगा -1। 4 के बाद फिर क्या आएगा, -1। तो 4 से जब हम -1 करते हैं तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो इस तरह आपने चेक कर लेना कि यहाँ पर 2 सीरीज़ तो नहीं है, कभी कभी 2 सीरीज़ भी होती हैं, कभी कभी एक सीरीज़ होती है। तो आपने लाजमी चेक करना है कि जहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो वहाँ पर सीरीज़ तो नहीं है 2, तो आपने इस एंगल से चेक करना है। तो अभी जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास 3 है। और उसके बाद नेक्स्ट जो सीरीज़ आ जाती है वो है 6, 10, 16, 24, 34। यहाँ पर 6 में कितने ऐड हो रहे हैं, 7, 8, 9, 10, 4 ऐड हुए हैं। 16 में 6 ऐड हुए हैं, 24 में फिर 8 ऐड हुए हैं और 34 में हमारे पास ऐड हुए हैं 6 और 4, 10। आगे फिर कितने ऐड होंगे, तो यहाँ पर आपको समझ आ गई होगी कि ये +2 से इंक्रीज़ कर रहा है। तो 10 में अगर हम +2 ऐड करें तो 12 होगा, तो यहाँ पर हमने इसके अंदर 12 ऐड करने हैं। तो 10 और 3 40 और 46, तो 46 हमारे पास आंसर आ जाता है, क्योंकि 4, 6, 8, 10 और ये आगे +2 से इंक्रीज़ कर रहा है तो हमने आगे 12 ऐड करना है। तो आपको समझ आ गई होगी कि ये इसमें क्या ऐड हो रहा है। तो अभी करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास 46 है। नेक्स्ट सीरीज़ जो है वो है 1, 8 और 7। अब यहाँ पर आपने प्लस या माइनस करके नहीं चेक करना, यहाँ पर आपने चेक करना है क्यूब्स को, कि 4 का क्यूब है और 3 का क्यूब है, 2 का क्यूब है और 3 का क्यूब है, और ये 1 का क्यूब है। 1 का क्यूब हमेशा 1 होता है और 2 का क्यूब हमेशा 8 होता है और 3 का क्यूब हमारे पास 27 है। तो आगे हमारे पास कौन सा नंबर आएगा, तो आगे हमारे पास आएगा 4 का क्यूब। 4 का क्यूब हमारे पास होता है 64। आपने सीरीज़ को डिफरेंट एंगल से चेक करना है। यहाँ पर अभी एक क्यूबिक फार्मूला लगा कि यहाँ पर क्यूब्स का एक सीरीज़ है, उसको हमने चेक किया तो क्यूब्स आ गया। तो इस तरह आपने, अगर एक आपको लग रहा है कि 827 एक क्यूबिक फॉर्म में है तो आप उसे चेक करें क्यूब के ज़रिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्यूब वाले, और यहाँ पर 4 का जो क्यूब है वो 64 है। तो अभी करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास 64 है, क्योंकि वो 4 का क्यूब था। 2 क्यूब, 3 क्यूब और 4 क्यूब, तो आपने चेक करना है लाजमी डिफरेंट एंगल से। हमारे पास आ जाते हैं इंटरचेंज साइन। तो इंटरचेंज साइन में आपको होल में वैल्यूज़ दे दी जाती हैं, आपने उसे सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 2 + 1 है, तो यहाँ पर मैंने एलसीएम लेना है। तो 2 + 2, एलसीएम ले 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया और नीचे डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2 2 जा, तो हमारे पास जो आंसर है वो है 2। तो करेक्ट आंसर 2 है। तो इस तरह आपने इनको फाइंड करना है। तो अभी हमारे पास जो आंसर है वो 2 है। इस तरह आपको होल में जो भी वैल्यू आ जाए तो आप एलसीएम ले और उसको डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्स के आ जाते हैं कि हमारे पास डज़न मौजूद होता है, एग्स का मतलब दर्जन, जिसमें 12 अंडे होते हैं। एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं या एक डज़न में 12 अंडे होते हैं। तो हमने फाइंड करना होता है। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 12 अंडे जिनकी कीमत 360 है, उसके बाद हमने 10 अंडों की कीमत फाइंड करनी है। सबसे पहले मैं 12, एक अंडे की कीमत कितनी है, 1 egg = 2, तो
एक अंडे की कीमत फाइंड करने के लिए आपने 360 को डिवाइड करना है 12 से। 12 अंडों को 360 से उसकी कीमत से डिवाइड करना है। तो 12 वन ज़ा और 12 3 ज़ा, तो आगे ये जो 0 है 3 ज़ा 36 और आगे 0 आ जाएगा 30। 12 30 ज़ा 360 आएगा। तो एक अंडे की कीमत हमारे पास क्या है 30 है। तो 10 एग्स की कीमत कितनी होगी हमारे पास, तो हमने 30 को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 300। तो 10 एग्स की कीमत हमारे पास जो है वो है 300, RS 300। तो ये हमारे पास आंसर है। तो इस तरह आपने एग की कीमत फाइंड करनी है कि उसका क्या प्राइस है। तो जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है 300। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक और स्टेटमेंट है, इफ कॉस्ट ऑफ एग 6 एग्स की 30 प्राइस है, देन द कॉस्ट ऑफ 10 एग्स विल बी। 6 एग्स की जो प्राइस है वो हमारे पास RS 30 है। तो एक एग की यह प्राइस कितनी होगी, सबसे पहले हमने ये फाइंड करना। तो 30 को हमने 6 एग्स से डिवाइड करना है। 6 वन ज़ा 6 5 ज़ा, तो RS हमारे पास 5 आ जाता है एक एग की प्राइस। अब हमने 10 एग्स की प्राइस फाइंड करनी है। तो जो एक एग की प्राइस है उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 10 के साथ, तो हमारे पास 50 आ जाएगा। तो 10 एग्स की जो प्राइस है वो हमारे पास RS 50 है। तो आपने बिल्कुल इसी तरह फाइंड करना है कि जितनी भी एग्स हैं उसकी प्राइस है, प्राइस को हमने डिवाइड करना है उसकी तो जो नंबर ऑफ एग्स के साथ। तो आपके पास प्राइस आ जाएगी 1 एग की, उसको फिर आपने मल्टीप्लाई कर देना है जितनी भी एग्स की प्राइस को आपने फाइंड करना है। तो इस तरह आपके पास एग्स की जो प्राइस है वो आपके पास आ जाएगी। जो करेक्ट आंसर इज 50। उसके बाद हमारे पास डायरेक्शन सेंस आ जाती है। तो स्टेटमेंट रीड करते हैं, अ मैन मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ साइड। एक इंसान है वो नॉर्थ साइड पे खड़ा है, ये नॉर्थ है, ठीक है। आप ये जगह ले लें या दूसरी साइड ले लें, आंसर आपके पास सेम आएगा। नॉर्थ साइड पे खड़ा है, वो जा रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहा है। उसके बाद आफ्टरवर्ड्स ही टर्न्स राइट, ये आपकी लेफ्ट है और ये आपकी राइट है। आपने अपने हिसाब से चेक कर लेनी है कि आपका हाथ राइट साइड पे कौन सा, लेफ्ट साइड पे कौन सा। अभी जो राइट साइड है वो यही है, तो मैं राइट साइड पे मूव कर गया हूँ, मतलब कि ईस्ट में आ गया हूँ मैं। उसके बाद ही टर्न्स लेफ्ट, अब यहाँ ये जो साइड है ना, ये वाली, ये मेरी राइट है और ये मेरी लेफ्ट है। तो उसके बाद ही टर्न्स राइट, मैं राइट पे आया हूँ। उसके बाद देन ही टर्न्स लेफ्ट, अब मैं लेफ्ट हुआ हूँ, तो लेफ्ट साइड ये है मेरी, तो यहाँ से मैं लेफ्ट हो गया हूँ। अब वो कह रहे हैं आपकी प्रेजेंट डायरेक्शन कौन सी है, तो मेरी प्रेजेंट डायरेक्शन नॉर्थ है। जब मैं राइट हुआ था तब मेरी प्रेजेंट डायरेक्शन ईस्ट थी, मगर जब मैं लेफ्ट हो गया हूँ तो मेरी प्रेजेंट डायरेक्शन नॉर्थ होगी। तो इस तरह आपने फाइंड कर लेना है। नेक्स्ट अभी एक और सवाल है, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। तो आपने राइट और लेफ्ट को नोट करके डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो अभी हमारे पास जो आंसर है वो है नॉर्थ डायरेक्शन। नेक्स्ट है अली इज गोइंग वेस्ट, ये वेस्ट है, अली गोइंग वेस्ट। समटाइम्स ही टर्न्स लेफ्ट, अब यहाँ पर जो है ये राइट है मेरी और ये लेफ्ट है, तो मैं लेफ्ट साइड पे मूव करूँगा। ये राइट है, मैं लेफ्ट साइड पे टर्न किया। उसके बाद आफ्टर दैट ही टर्न्स राइट, अब यहाँ पर जब मैंने लेफ्ट हुआ हूँ तो जो मेरी राइट है वो मेरी ये है और जो मेरी लेफ्ट है वो ये है। तो मैं जब राइट टर्न किया मैंने, तो इस साइड पे टर्न करूँगा क्योंकि ये मेरी राइट है और ये मेरी लेफ्ट है। तो ये मैं राइट साइड पे दोबारा टर्न किया, तो
हमारे पास कौन सी डायरेक्शन आ रही है? हमारे पास जो राइट साइड पे डायरेक्शन आ रही है वो वेस्ट की आ रही है। तो अभी जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास वेस्ट डायरेक्शन है। वो कैसे आई है? सबसे पहले अली वेस्ट पे खड़ा था, उन्होंने टर्न लेफ़्ट लिया, तो मैं जो लेफ़्ट बनती है वो ये साइड है, आगे जाके लेफ़्ट होगी इस साइड पे और राइट होगी वो इस साइड पे होगी। तो मैं उसके बाद ही टर्न्स राइट, अली ने टर्न्स राइट किया तो राइट किस साइड पे? इस साइड पे। तो राइट साइड पे कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट है। तो आपने अपने एंगल के हिसाब से वेस्ट डायरेक्शन को और लेफ़्ट और राइट का लाजमी ख्याल रखना है, इससे आपको करेक्ट डायरेक्शन मालूम होगी। तो आपने नॉर्थ ईस्ट वेस्ट को चेक करते हुए लेफ़्ट राइट का लाजमी ख्याल रखना, तो आप इससे बआसानी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। उसके उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं शॉर्ट, लॉन्गर, यंगर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में बहुत रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं कि अली इज़ ओल्डर देन बी बट यंगर देन सी। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले ओल्डर और यंगर का एक फ़र्क बताना है कि डिफरेंस की, कौन ओल्डर है कौन यंगर है। तो अभी अली ओल्डर है तो यहाँ पर ए आ जाएगा। बी इज़ यंगर क्योंकि ए इज़ ग्रेटर देन बी। उसके बाद देन बट यंगर देन सी, जो बी है वो ओल्डर हो गया और यंगर क्या हुआ? सी से, तो सी छोटा हो गया। उसके बाद डी इज़ यंगर देन ई, डी जो है वो यंगर है ई से, मतलब ई बड़ा है और डी जो है वो छोटा है, यंगर छोटे को बोलते हैं। उसके बाद बट ओल्डर देन ए, मतलब डी जो है वो ओल्डर है ए से बड़ा है। सी इज़ यंगर देन डी, जो सी है वो डी से छोटा है। उसके बाद हु इज़ द ओल्डेस्ट, तो यहाँ पर आपने चेक करना है कि ए बी से बड़ा है और जो बी है वो सी से बड़ा है। फिर ई जो है वो डी से बड़ा है और जो डी है वो ए से बड़ा है और फिर जो डी है वो सी से बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि जब डी जो है, ई जो है वो किसी से छोटा है, अब ये ई जो ये सिंगल रह गया, बाकी सब का मतलब यंगर ओल्डर का हो गया, मगर ई का जो है वो सब मतलब स्मॉल है, मतलब अकेला रह गया। तो जो डी है वो सी से बड़ा है और ई जो है वो भी सी से बड़ा है। तो यहाँ पर और जो डी है वो ए से भी बड़ा है। तो यहाँ पर जो सिंगल है वो ई है कि वो सी से भी बड़ा है मगर वो किसी से छोटा नहीं है। तो यहाँ पर जो सबसे ओल्डर है वो हमारे पास ई आएगा, क्योंकि ई सी से बड़ा है मगर यहाँ पर उन्होंने हमें कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि ई ए से छोटा है या ई डी से छोटा है। तो डी से छोटा है, तो यहाँ पर कोई स्टेटमेंट हमारे पास नहीं आई। तो ई जो है वो सबसे बड़ा है क्योंकि ई ओल्डेस्ट है। अगर यहाँ पर हमारे पास यंगर की स्टेटमेंट आई होती तो हम ई को सबसे छोटा लेते हैं। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट है, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। आगे हमारे पास स्टेटमेंट है अली इज़ एल्डर देन बिलाल, अहमद इज़ एल्डर देन बिलाल बट यंगर देन अली। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने एल्डेस्ट और यंगर का डिफरेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले अली इज़ एल्डर देन बिलाल, तो अली जो है वो बड़ा है बिलाल से। उसके बाद अहमद इज़ एल्डर देन बिलाल, अहमद भी बड़ा है बिलाल से। उसके बाद यंगर देन अली बट यंगर देन अली, तो अली जो है वो अहमद से बड़ा है। उसके बाद शाज़ेब इज़ यंगर देन बोथ जावेद, तो जो शाज़ेब है वो छोटा है किन से? जावेद से और बिलाल से। बिलाल से भी शाज़ेब छोटा है। उसके बाद बिलाल इज़ एल्डर देन जावेद, जो बिलाल है वो बड़ा है जावेद से। हु इज़ द एल्डेस्ट वन,
अली बिलाल से बड़ा है, टिक हो गया। अहमद बिलाल से बड़ा है, टिक है। अली जो है ये अहमद से बड़ा है, ठीक है। अली मतलब इन तीनों से बड़ा है। उसके बाद जवाद जो है वो शाहजेब से बड़ा है। बिलाल जो है वो भी शाहजेब से बड़ा है। उसके बाद जो बिलाल है वो जवाद से भी बड़ा है। तो यहाँ पर जो शाहजेब है वो सबसे छोटा है, शाहजेब, क्योंकि ये सबसे छोटा है, क्योंकि इससे सारे बड़े हैं। और जो अली है वो बिलाल से भी बड़ा है, अहमद से भी बड़ा है, और उसके बाद जो बिलाल है वो शाहजेब और जवाद से बड़ा है। इसका मतलब जो बिलाल है वो तो अली से छोटा है मगर इन तीन भाइयों से बड़ा है। तो इसका मतलब अली का जो कंपैरिजन है वो यंगर में आ रहा है, यंगर में अली का कंपैरिजन नहीं आ रहा। बाकी सब का एल्डेस्ट और यंगर में आ रहा है, सिर्फ शाहजेब के अलावा जो कि वो एल्डेस्ट में नहीं आ रहा और यंगर में आ रहा है। तो शाहजेब सबसे यंगेस्ट है, शाहजेब क्या सबसे यंगेस्ट है। और जो अली है, अली वो सबसे एल्डर है, क्योंकि उसका जो डिफरेंस है वो सिर्फ एल्डर में आया है, यंगर में नहीं आया कि वो किसी से छोटा है। और जो शाहजेब है उसका डिफरेंस जो है वो यंगर में आया है, एल्डर में नहीं आया। तो यंगेस्ट जो है वो हमारे पास शाहजेब है, और जो एल्डर है वो हमारे पास क्या है, अली है, कि सबसे बड़ा भाई जो है वो अली है। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह फाइंड करना है कि एल्डेस्ट में किसका एक दफ़ा नाम आया, यंगर में नहीं आया, और किसका यंगर में एक दफ़ा नाम आया, एल्डेस्ट में नहीं आया। तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा करेक्ट आंसर है। यहाँ पर जो अली है वो एल्डर है, क्योंकि वो सबसे बड़ा है। उसके बाद हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आ जाता है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ये होता है कि आपके पास अल्फ़ाबेट्स गिवन होते हैं, आपने उसका ऑर्डर फाइंड करना होता है। तो अभी हमारे पास ये अल्फ़ाबेट्स हैं, आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग में नंबर लिख लेने हैं। ए का 1 और ए का 26, एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग। इस तरह जी का एक जो नंबर है वो 26 है, और एक जो नंबर है वो है 1। तो इस तरह हम इसके ज़रिए हम ये फाइंड करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो ये आपने एक तरतीब के साथ लिख लेने हैं शीट की, रोल नंबर स्लिप की बैक साइड पे, और ताकि आप इजीली फाइंड कर सकें। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमने फाइंड करना है। तो अभी हमारे पास AZBYCXDW, अभी ए की तरतीब देखिए, ABCD, उसके बाद WXYZ। तो ABCD के बाद क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा E, और उसके बाद WXYZ। तो W की जो बैक साइड है वो क्या है, V है, यहाँ पर V है, WXY और Z। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, E और V। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है E और V। तो इस तरह आपने फाइंड करना है इन अल्फ़ाबेट्स को। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है, EV इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है PRT&V। तो आपने फिर अल्फ़ाबेट्स को देखकर ये आंसर फाइंड करना है। तो यहाँ पर अभी हम आंसर फाइंड करते हैं PR। यहाँ पर P कहाँ पर है, P ये है, QR, उसके बाद ST और UV, WX। इसका मतलब यहाँ पर एक लेटर छोड़ा गया, यहाँ पर एक लेटर छोड़ दिया गया। यहाँ पर Q को छोड़ा है, उसके बाद S को छोड़ा है, उसके बाद U को छोड़ा है, फिर V और W, और आगे फिर हमने कौन सा फाइंड करना है, X को फाइंड करना है। तो यहाँ पर V के बाद क्या आएगा, X। तो X इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि W को हमने लेफ्ट कर देना है। तो हमें इस तरह तरतीब का पता लग जाएगा। जो करेक्ट आंसर है वो है X इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है XYZRSTLMN। तो इसको भी हम ABC के ज़रिए फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है XYZ, उसके बाद हमारे पास आ जाती है RST, उसके बाद हमारे पास आ जाता है LMN, और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा। तो अब यहाँ पर आप नोट करें कि 3 लेटर
हर लेटर के बाद छोड़े जा रहे हैं। यहाँ पर PQR छोड़ा जा रहा है, यहाँ पर उसके बाद LMN के बाद OPQR छोड़ा जा रहा है, और RST से पहले UVW छोड़ा जा रहा है। तो LMN के बाद कौन से लेटर छोड़े जाएंगे? IJQ। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा FGH, क्योंकि उससे पहले हमने 3 लेटर छोड़ देने हैं। तो जो हमारे पास आंसर है वो है FGH, क्योंकि इसके बाद जो इससे पहले जो 3 लेटर थे वो हमने छोड़ देने हैं। तो इस तरह आप फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है B/D, G/I और L/2। तो यहाँ पर हमने फाइंड करना है सबसे पहले L/2 क्या है। तो ऑर्डर को हमने देखना है B/D का, G/I का और उसके बाद L/2 जो भी अल्फ़ाबेट है। सबसे पहले B का हमने ऑर्डर फाइंड करना है, B/D, एक लेटर का गैप है। उसके बाद G/I, एक लेटर का गैप है। L/2 क्या होगा? तो इसके दरम्यान एक लेटर का गैप है तो N होगा, क्योंकि बाकी सब में भी एक लेटर का गैप था। तो L/2 के दरमियान एक लेटर का गैप रख के जो लेटर आ रहे हैं वो हमारे पास है N इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह आपने ऑर्डर फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या है? N इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है नेम द लेटर विच इज टू लेफ्ट ऑफ K। अब यहाँ से फिर हमने फाइंड करना है। तो वो बता रहे हैं कि लेटर K का जो फाइंड करें जो कि लेफ्ट पे है। तो लेफ्ट पे कौन सा लेटर है? तो ये हमने फाइंड करना है। तो ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो K के लेफ्ट साइड पे कौन सा लेटर है? J है। तो हमने J का फाइंड करना है। तो अभी हमारे J हमारे पास आ गया। लेफ्ट पे क्या है? J है। जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है? J, क्योंकि K के लेफ्ट पे J है। नेक्स्ट है कि इफ S is 8 अल्फ़ाबेट देन एट 18 व्हाट अल्फ़ाबेट विल कम। तो यहाँ पर फिर हमने ABC के ज़रिए फाइंड करना है। तो हमारे पास जो S है वो 8 अल्फ़ाबेट है, मतलब ये वाला डिजिट है, डिसेंडिंग वाला। तो हमने 8 अल्फ़ाबेट है, तो देन 18 पे क्या होगा? तो हमने ये वाली वैल्यू देखनी, ये वाली, ना कि हम ये वाली वैल्यू देखें ये, क्योंकि S की जो वैल्यू वो ये है 8 है। तो 18 पे I आ रहा है हमारे पास। तो 18 पे हमारे पास क्या है? I है। तो ऐसे आपने फाइंड कर लेना है अल्फ़ाबेट को। बिल्कुल आसान है, कोई इतनी मुश्किल नहीं। अगर आपने ABC लिखी होगी अपनी रोल नंबर स्लिप की बैक साइड पे लेड पेंसिल से, तो आप बिल्कुल मिनट में आप इसको कर लेंगे। तो I इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद ऑड वन आउट वर्बल MCQs हैं। इसमें आपने जो सबसे डिफरेंट होता है उसको सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास पेशावर है, लाहौर है, कराची है, क्वाइट है और सिंध है। तो ये जो 4 हैं ये तो सिटी के नाम है। तो ये है प्रोविंस का नाम, सिंध। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है? प्रोविंस हमारे पास डिफरेंस है। तो प्रोविंस जो है, जो सिंध है, ये हमारे पास ऑड वन आउट है। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास सिंध है, क्योंकि ये सबसे डिफरेंट है। ऑड वन आउट हमेशा डिफरेंट को सिलेक्ट करने को कहते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑड वन आउट आ जाते हैं फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस और हॉकी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, हॉकी। फुटबॉल पैरों से खेला जाता है, मतलब फुट से। क्रिकेट हाथों से खेली जाती है, टेनिस भी हाथों से खेली जाती है, हॉकी भी हाथों से खेली जाती है। तो ये सेम है, जबकि फुटबॉल है वो पैरों से खेला जाता है। तो ये डिफरेंट है। तो ऑड वन आउट हमारे पास फुटबॉल होगा। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है? फुटबॉल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं रिलेशनशिप आ जाते हैं। तो अब हम रिलेशनशिप में जो सबसे डिफरेंट होगा वो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, ये सेम रिलेशन है, क्योंकि ये आपकी फैमिली में आते हैं। और ये जो अंकल है ये जॉइंट फैमिली में आते हैं, ये आपके अपनी फैमिली का रिलेशन नहीं है। तो अंकल जो है वो सबसे डिफरेंट है। तो ऑड वन आउट हमारे पास क्या है? अंकल है। ये अंकल हमारे पास ऑड वन आउट है। तो अंकल इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद एनोलॉजी आ जाती है कि आपने आई जो है वो देखने के लिए, तो माउथ क्या है? खाने के लिए, मुंह खाने के लिए होता है। तो ऐसे एनोलॉजी आपने बतानी होती है। तो अभी आई जो है वो देखने के लिए, तो जो मुंह है वो क्या है? खाने के लिए। तो क्या है? ईट। माउथ इज टू ईट, आई इज टू सी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि कैट इज टू किटन एंड लॉयन इज टू, मतलब कैट के जो बच्चे हैं वो किटन होते हैं, तो लॉयन के बच्चे क्या होंगे? तो वो हमारे पास होंगे कब।
लॉइन इज टू कब इज करेक्ट। ये आपने इस तरह फाइंड करना है। उसके बाद नेक्स्ट है पाकिस्तान इज टू इस्लामाबाद, इंडिया इज टू पाकिस्तान का कैपिटल सिटी क्या है, इस्लामाबाद है, तो इंडिया का क्या होगा, दिल्ली, तो इंडिया इज टू दिल्ली। ऐसे आपने करेक्ट आंसर फाइंड करने हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कोडिंग एंड डी कोडिंग वर्बल एमसीक्यू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके लिए भी आपने अल्फ़ाबेट्स के ज़रिए पता लगाना होता है कि ये क्या है। तो अभी मैं आपको समझाऊंगा कि अल्फ़ाबेट्स के ज़रिए कैसे पता लगाते हैं। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले देखना है कि सी जो है वो ई है, इसका कोड क्या है, सी का ई है। डब्ल्यू का कोड क्या है, वाई है। उसके बाद सी का फिर कोड ई है, मतलब सी जो है वो ई है और जो डब्ल्यू का कोड है वो है वाई। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं कि बी एम ई क्या है, बी एम ई क्या है, तो सी डी ई, मतलब सी एक लेटर छोड़ रहा है उसके बाद ई आ रहा है, तो हम इसको कर देते हैं इक्वल ई के। डब्ल्यू एक्स वाई, मतलब एक लेटर छोड़ा जा रहा है। तो जो बी है एम ई है, इसका भी हमने पता करना है कि ये कौन सा लेटर है। तो अभी हम पता करेंगे ये कौन सा लेटर है। तो बी से एक लेटर छोड़े तो क्या आता है, डी आता है, तो बी इज इक्वल टू डी है। एम के बाद एक लेटर एम एन ओ, तो यहाँ पर क्या आएगा, ओ आएगा, एम एन ओ, एन आपने छोड़ देना। ई ई एफ और जी, तो एफ को आपने छोड़ देना और जी करना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास बन रहा है वो क्या बन रहा है, डॉग। डॉग इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हम एक लेटर छोड़ रहे हैं। जिस तरह सी है वो ई के इक्वल है, तो कैसे इक्वल है, क्योंकि हमने डी को छोड़ा है, दरमियान में डी का एक लेटर आपने छोड़ देना। तो इसी तरह आपने इसका पता लगा लेना है कि दरमियान में एक लेटर को छोड़ना है, तो आपके पास अल्फ़ाबेट आ जाएंगे। तो इस तरह आपने इसको हल करना है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है डॉग, डॉग इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नंबरिंग वाइज कोडिंग और डिकोडिंग। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले टी का कोड क्या है, 1 है, ए का कोड 3 है, आई का कोड क्या है, 2 है, और के का कोड क्या है, 4 है। टी इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 3, आई इज इक्वल टू 2, के इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास कोड है। उसके बाद के का क्या कोड है, के का 4 है, यहाँ पर लिखा हुआ। ए का क्या कोड है, 3 है। आई का क्या कोड है, 2 है, और टी का क्या कोड है, 1 है। तो 4 3 2 1 हमारे पास आ गई। उसके बाद ए एल के टी का फाइंड करना है। तो ए का कोड क्या है, 3 है, मेंशन है। आई का कोड क्या है, 2 है, मेंशन है। के का कोड क्या है, 4 है, मेंशन है। टी का कोड क्या है, 1 है। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाते हैं, 3 2 4 1 इज द करेक्ट आंसर। तो आपने अल्फ़ाबेट का कोड यहाँ पर लिख लेना है और उसके बाद इन्हें सॉल्व करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अभी जो करेक्ट आंसर है हमारे पास क्या है, 3 2 4 1, जो कि मैंने अभी यहाँ पर लिखा था। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। तो सबसे पहले आपने स्पीड का फार्मूला याद करना है। तो स्पीड का जो फार्मूला है वो है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। तो इस तरह आपके इस फार्मूले के ज़रिए आपका ये सवाल हल होगा। तो उसके बाद आपने स्टेटमेंट रीड करनी है कि स्टेटमेंट में क्या लिखा। तो सबसे पहले कार कवर 140 किलोमीटर, तो ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, इन 2 आवर, ये हमारे पास टाइम है। व्हाट इज इट स्पीड, स्पीड हमने फाइंड करनी है। तो स्पीड का क्या फार्मूला, एस इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 140 किलोमीटर, और टाइम हमारे पास क्या है, 2 आवर। तो हमने 2 को डिवाइड करना है 140 से, 2 1 जा और 2 7 जा, तो 7 को 0 से मल्टीप्लाई कर तो 70 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, स्पीड। तो इस तरह आपने फाइंड करनी है स्पीड। तो अभी हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है 70 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है स्टेटमेंट के व्हेन द स्पीड ऑफ अ कार इज 120 किलोमीटर पर आवर, तो इस देन हाउ मच डिस्टेंस इट कवर इन 80 मिनट। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस का फार्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो हमारे पास जो स्पीड गिवन है वो है 120 किलोमीटर पर आवर, और हमारे पास जो टाइम है वो है 80 मिनट, और हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का क्या फार्मूला है, डी इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाई टी, स्पीड मल्टीप्लाई
टी। तो यहाँ पर है 120, सबसे पहले किलोमीटर पर आवर है। आवर को आपने कन्वर्ट करना है मिनट में, तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो उसको 120 किलोमीटर यहाँ पर क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, तो ये आएगा डिवाइड में 60 मिनट। उसके बाद हमारे पास जो टाइम है वो क्या है? टी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम टाइम के साथ 80। ये हमारे पास क्या है? टाइम है। तो जब आप अभी कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम अभी कटिंग करते हैं। सबसे पहले 0 की कटिंग करनी है, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करना है। 120 मल्टीप्लाई 8 और यहाँ पर 6 आ जाएगा क्योंकि हमने 0 काट कर लिए। तो 6 1 जा और 6 2 जा, तो हमारे पास क्या आ जाता है? 20 मल्टीप्लाई 8। तो 20 को आपने 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आ जाएगा 160 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस है और डिस्टेंस का क्या यूनिट है? किलोमीटर। तो इस तरह आपने फाइंड करना है डिस्टेंस को। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? 160 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि आपने इसको किस तरह फाइंड करना है। आपने सबसे पहले स्पीड लिखनी है और उसको मल्टीप्लाई करना है टाइम के साथ, अगर आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। और ये जो आवर है ये 60 मिनट के इक्वल होता है। तो ये डिवाइड है, ये ऑप्शन क्या होता है? ये डिवाइड का होता है। तो डिवाइड में 120 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई 80 करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टेटमेंट है, अ साइकिल कवर 120 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस इन 90 किलोमीटर। आपने यहाँ पर नोट किया होगा कि हमने क्या फाइंड करना है? टाइम को। अब मैं आपको टाइम का फार्मूला बताता हूँ। टाइम का फार्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो सबसे पहले आपने जो डाटा गिवन है उसको लिखना है। तो हमारे पास स्पीड गिवन है किलोमीटर पर आवर में, उसके बाद टाइम फाइंड करना है और जो डिस्टेंस गिवन है वो है 90 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले जो स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर, उसमें आवर को हमने 60 में कन्वर्ट करना है मिनट में, तो 60 मिनट आ जाएगा, 60 मिनट आ जाएगा। और डिवाइड हमने किससे करना है? डिस्टेंस से। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आ जाएगा 90 किलोमीटर। तो फार्मूला क्या है? डी डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय एस, स्पीड से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डिस्टेंस है 90 को डिवाइड करना है स्पीड से, तो 120 है और वो खुद डिवाइडेड है 60 मिनट से, जैसा कि आपने यहाँ पर नोट किया होगा। तो वो खुद डिवाइडेड है 60 मिनट से। तो हम जब डिवाइड वाली वैल्यू को ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं तो वो क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। तो 60 को हम जब ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 90 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो 120 है वो डिवाइड में रह जाएगा, जो थर्ड वैल्यू है। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाती है वो है 90 मल्टीप्लाई 60 डिवाइड बाई 120। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले 0 को कट करना है, उसके बाद आपने 6 1 जा 6 2 जा और उसके बाद 2 1 जा और 2 45 जा। कटिंग करके जो हमारे पास आंसर आता है वो हमारे पास है 45 मिनट, क्योंकि हमने उसको कन्वर्ट किया है मिनट में। आवर को किस में कन्वर्ट किया है? मिनट में। तो हमारे पास जो टाइम आएगा वो भी आएगा मिनट में। अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं आवर में, तो हमें 60 के साथ डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा? 60 के साथ डिवाइड करना होगा, तब हमारे पास आएगा आवर में। मगर हमने आंसर देना है मिनट में, क्योंकि हमने मिनट में कन्वर्ट किया। अगर आपसे आवर में मांगा गया तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइड कर देना है 60 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है? 45 मिनट। तो इस तरह आपने फाइंड करना है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम को। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशन हम किस तरह फाइंड करते हैं, तो आज हम उसको सीखेंगे, क्योंकि ये खूनी रिश्ते हैं और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका इसके साथ क्या रिश्ता है, तो आज हम वो फाइंड करेंगे। तो मेल को पॉजिटिव देना है और फीमेल को नेगेटिव का साइन देना है। तो अभी फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है बी इज़ द फादर ऑफ क्यू।
बी क्या है? फादर है क्यों का। क्यों क्या है? बी फादर है क्यों का। उसके बाद बी के दो बच्चे हैं। बी के क्या है? दो बच्चे हैं। बी का जो जेंडर है वो मेल है। क्यों का हमें भी नहीं पता। उसके बाद क्यों इज द ब्रदर ऑफ आर। क्यों क्या है? आर का ब्रदर है। और क्यों का जेंडर क्या है? मेल है। आर का हमें जेंडर नहीं पता। उसके बाद है स्टेटमेंट है आर इज द डॉटर ऑफ पी। आर क्या है? डॉटर है पी की। आर का जेंडर क्या है? फीमेल। और पी डॉटर है पी की। अब देखें, क्यू और आर तो फिर बहन भाई हो गए। और क्यू के अब्बू क्या है? बी है। तो जो क्यू के तो आर क्या है? वो पी की बेटी है। तो ये फिर दोनों क्या है? मियाँ बीवी हैं। और इनके जो कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं। दो बच्चे क्या है? क्यू और आर है। तो इस तरह रिलेशन हमें पता लग गया कि ये दोनों मियाँ बीवी, उनके दो बच्चे हैं क्यू और आर। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ए इज द ग्रैंड मदर ऑफ पी। ए जो है वो ग्रैंड मदर है पी की, ग्रैंड डॉटर है पी की। ग्रैंड डॉटर किसे कहते हैं? पोती को। पी की जो पोती है वो ए है। सही है। तो उसके बाद क्या है? एस इज द फादर ऑफ ए। ए का जो फादर है वो है एस, जो कि मेल है। हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यों। हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यों। तो अभी आप एस और क्यों का रिलेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले पी की पोती ए है। तो पोती किससे है? बेटी से होती है। तो बेटी, पी की बेटी क्या है? आर है। तो आर की बेटी कौन है? आर की बेटी ए है। और ए किसकी पोती है? उनकी अम्मी की, पी की पोती है। और आर और ए का जो फादर है वो क्या है? एस है। और एस की जो वाइफ है वो कौन होगी फिर? वो आर है, क्योंकि आर की बेटी ए है। उसके बाद एस का जो रिलेशन है वो क्यों के साथ क्या होगा? क्योंकि क्यों जो है वो आर का भाई है। तो जब भाई का जो शोहर, जो बहन का शोहर होता है, उसका भाई के साथ क्या रिश्ता होता है? जो क्यों है वो आर का भाई है। तो आर के जो हस्बैंड है वो एस है। तो एस का क्यों के साथ क्या रिलेशन है? भाई का बहन के हस्बैंड के साथ क्या रिलेशन होगा? तो वो होगा ब्रदर इन लॉ, मतलब के बहनों ही होंगे। तो हमने रिलेशन फाइंड कर लिया, ब्रदर इन लॉ। तो इस तरह आपने फाइंड करना है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ब्रदर इन लॉ। अभी नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है, कलसूम इज डॉटर ऑफ अली, किरण इज द मदर ऑफ अली, नादिया इज द वाइफ ऑफ अली, खतीजा एंड अलीना आर डॉटर्स ऑफ अली। हाउ अलीना इज रिलेटेड टू किरण। तो अभी हम रिलेशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपने कलसूम, कलसूम क्यों से है? ये किसकी डॉटर है? अली की, लिख दिया आपने। उसके बाद किरण इज द मदर ऑफ अली। अली की मदर कौन है? किरण है। नेगेटिव साइन, और ये भी नेगेटिव साइन है, और ये पॉजिटिव साइन है क्योंकि ये मेल है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है नादिया इज द वाइफ ऑफ अली। अली की वाइफ कौन है? नादिया है। और नादिया का नेगेटिव साइन है, मतलब मियाँ बीवी है। उनकी बेटी क्या है? क्यों है। उसके बाद खतीजा एंड अलीना आर डॉटर्स ऑफ अली। अली और नादिया की जो बेटी हैं वो है अलीना और उसके बाद खतीजा। ये क्या इनकी डॉटर है। इनका क्या रिलेशन है? डॉटर का। तो इसका मतलब तीन बेटियां होगी, तीन बेटियां होगी इनकी, तीन बेटियां अली और नादिया की। उसके बाद उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि अलीना इज रिलेटेड, हाउ अलीना इज रिलेटेड टू किरण। अलीना का रिलेशन किरण के साथ क्या है? सबसे पहले किरण क्या है? अली की, अली की माँ है। और अलीना अली की क्या है? अलीना अली की बेटी है। तो देखें, अली की बेटी अलीना है, और जो अली की माँ है वो बाप की बेटी, और उसकी माँ के साथ उसका क्या रिलेशन होगा? सबसे पहले अलीना का रिलेशन किरण के साथ क्या है? अलीना उनकी पोती है, क्योंकि किरण जो है वो अली की माँ है। तो अली की माँ क्या होंगी? अली की बेटी की दादी होंगी।
दादी होंगी तो दादी का बाप के बेटे की बेटी के साथ क्या रिलेशन होता है? पोती का। मगर अब यहाँ पर हमारे साथ क्या रिलेशन पूछा गया कि अलीना इज रिलेटेड टू किरण, के अलीना का क्या रिलेशन है किरण के साथ, अलीना का अपनी दादी के साथ क्या रिलेशन है? तो अलीना का रिलेशन पोती का, कि अलीना अपनी दादी की पोती है। अगर यहाँ पर पूछा जाता कि हाउ किरण इज रिलेटेड टू अलीना, कि किरण का रिलेशन क्या है अलीना के साथ, तो हम कहते हैं जी किरण दादी है अलीना की। अब यहाँ पर हमारे से पूछा कि अलीना का रिलेशन क्या है किरण के साथ, तो हमने बता दिया है कि अलीना पोती हैं किरण की, तो यहाँ पर रिलेशन है पोती का, ग्रैंड डॉटर जिसे कहते हैं इंग्लिश में, ग्रैंड डॉटर। यहाँ पर ग्रैंड डॉटर का रिलेशन, अगर किरण का अलीना के साथ रिलेशन पूछा जाता तो हम कहते हैं कि किरण अलीना की दादी है। तो इस तरह आपने गौर करना है रिलेशन पे कि आपसे कौन सा रिलेशन पूछा जा रहा है। जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है ग्रैंड डॉटर, क्योंकि अलीना का अपनी दादी के साथ रिलेशन है पोती का। तो इस तरह आपने बता देना है। तो आप इसको प्रैक्टिस करें, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और आपका जो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर होगा। आप जितना अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तो इतना अच्छा आप वर्बल एमसीक्यूज को हल कर सकेंगे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नॉन वर्बल एमसीक्यूज पे मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अभी आप इस वीडियो को प्रैक्टिस करें। तो अस्सलाम वालेकुम।